हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूजीसी हिस्ट्री ऐप चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग एक यूजीसी का एक फास्ट क्रैश प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग हम 30 डेज में यूजीसी का सिलेबस, जो मतलब अगर कहें कंप्रेस्ड फॉर्म में, इसको कवर करेंगे ताकि आपकी सफलता आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कर सकें हम। तो आइए एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं यूजीसी के सिलेबस को। तो सिलेबस 10 हिस्सों में बांटा गया है, 10 यूनिट में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें आप देख रहे हैं, पहला है निगोशिएटिंग द सोर्सेस। निगोशिएटिंग द सोर्सेस का मतलब ये है कि हिस्ट्री राइटिंग में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आप देखेंगे काफी क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं रिसर्च में जो सोर्सेस हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस नाते इस टॉपिक में अगर आप देखें तो एक वाइडर रेंज में अगर आप देखेंगे तो पहले सोर्सेस की चर्चा होगी। सोर्सेस में आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस हैं। लिटरेरी में देसी विदेशी दोनों आएंगे, जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स वगैरह हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इसके अलावा आप देखें जो ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनसे पूछा जाता है प्रश्न। इसी तरह से जैनिज्म बौद्धिज्म से है, ठीक है। और उसके अलावा जो लोक साहित्य के तमाम ग्रंथ हैं, इन सबको हम होलिस्टिकली लेंगे। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, हम आपको एक इशारा करते हुए जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो निगोशिएटिंग द सोर्सेस, अब इसी में आप देखेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस भी आ जाएंगे। जैसे हम लोग देखें स्टोन एज। स्टोन एज हम लोग जानते हैं कि जो 3 भाग में इतिहास को बांटते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये जो तीनों फेज हैं, यानी जिसको हम कहते हैं पहले इस इतिहास के पूरा इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, ठीक है। तो इन रूपों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो पहले के 2 कालखंड हैं, यानी कौन कौन, प्री और प्रोटो हिस्ट्री, यानी पूरा और आदि इतिहास, उसमें हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है पुरातात्विक साक्ष्यों पर। इसके अलावा भी हम लोग देखें, जैसे आप देखेंगे कार्बन डेटिंग बड़ी महत्वपूर्ण तकनीकी है, जिससे कि हम किसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त वस्तुओं के एजिंग यानी उनके काल निर्धारण का काम करते हैं। तो कार्बन 12 की टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसे तमाम चीजों को इसमें हम लोग देखेंगे निगोशिएटिंग द सोर्सेस में। इसके अलावा आप देखें तो इस यूनिट में शामिल किया गया है जो आपका पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सैंधव सभ्यता, उससे जुड़ी हुई चीजें, वैदिक सभ्यता, और अंत कर रहा है इसका ला करके 16 महाजनपद और जो क्षेत्रीय राज्यों का गठन होता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें जैनिज्म बुद्धिज्म, इन सबको शामिल किया जाता है। तो ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, और आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्थित स्रोत भी आपको उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ हमारी भूमिका थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, और इस पर हम जहाँ जहाँ हम जानते हैं कि संकट है या कठिनाई है आपको, तो उस पर हम विशेष भूमिका अपनी चिन्हित कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर। अब जैसा कि आप जानते हैं ये सेकंड यूनिट है, तो इसमें आप देखेंगे मगध, राइज ऑफ मगध। मगध के उत्कर्ष के बाद में आप देखेंगे क्षेत्रीय साम्राज्यों की स्थापना होती है, और ये जो कालखंड चलता है, मतलब सेकंड यूनिट का, ये आपका गुप्ता पीरियड तक है। यानी उसके बाद भी अगर आप देखें तो हर्षवर्धन तक का कार्यकाल इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो एक लंबा पीरियड है इसमें, फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, यानी राज्य से लेकर के साम्राज्यों तक के युग में आप पढ़ेंगे इसमें। यानी 16 महाजनपदों के बाद जिस प्रकार मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, उसके बारे में इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। और इसके अलावा आप देखेंगे इसी कालखंड में तमाम और प्रशासनिक परिवर्तन होते हैं। हम लोग देखें पहली बार व्यवस्थित रूप से राज्य की स्थापना होती है। तो राज्य है, चाहे अर्थव्यवस्था है, सामाजिक सांस्कृतिक बहुत सारे परिवर्तन हैं, और आप देखेंगे इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कालखंड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक जो इंडियन कल्चर का पोर्शन है उस पर अच्छा खासा एम्फेसिस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप जानते हैं गुप्ता पीरियड को, जिसको हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, उनकी बहुत बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, आर्थिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई है, साहित्यिक क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई है। तो इन सब यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तीसरा है आपका तीसरी यूनिट है इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हर्षवर्धन के पश्चात जो भारत की राजनीतिक एकता थी, वो अब जो विच्छिन्न होने लगी, बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई। और इसी समय हम पाते हैं कि साउथ इंडिया में
राज्यों का, बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। चालुक्य हुए, पल्लव हुए, उसके बाद में हम लोग चोल को पाएंगे। तो इस तरह से अगर देखें कि उत्तर भारत में चीजें जो हैं, यहाँ बहुत छोटे छोटे राज्य, बहुत ज्यादा विच्छिन्नीकरण की प्रक्रिया दिखाई देगी, जिसको हम सामंतवाद के नाम से जानते हैं। सामंतवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा कालखंड है। हम लोग देखते हैं हर्षवर्धन के पतन के उनके जो मृत्यु के पश्चात, और वहां से लेकर के तुर्कों के आगमन तक का एक बीच का जो फेज है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और साथ ही साथ क्षेत्रीय संस्कृतियां भी उदित होती हैं इसमें। और इस नाते आप सांस्कृतिक विविधता बहुत देखेंगे, आर्ट के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, इसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में। और ये क्षेत्र ऐसे हैं जो हम लोग जब विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई करते हैं, कॉलेज के स्तर पर, तो उसमें इन क्षेत्रों पर हम कम से कम ध्यान दे पाते हैं। तो इस नाते ये टॉपिक ऐसा है जहां पर हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा इग्नोरेंस वाला क्षेत्र है, और यहाँ से ये अच्छे प्रश्न पूछती है। तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है, देखिए जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, तो कंपटीशन में क्या चीज होती है, आपके कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में स्ट्रेंथ उसे कहते हैं जिसका आपने व्यवस्थित अध्ययन किया है और जिसके आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों जानते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस क्या हुआ? वीकनेस ये हुआ कि जिसका आपने अध्ययन बढ़िया से नहीं किया हुआ, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो पहलू होते हैं, ये हमारी वीकनेस पैदा करते हैं। अब कंपटीशन में हमें क्या करना होता है? हमें स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना होता है। तो हम कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा पाए अपनी? तो जाहिर सी बात है, जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कंसेप्चुअल क्लियरिटी कम है, जहाँ हमारे पास फैक्ट की कमी है, उन चीजों को हम कैसे समराइज रूप में ले आए। आप जानते हैं इतिहास बहुत बड़ा है, एक दिन का इतिहास जानना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि हजारों साल के इतिहास की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ओवर बर्डन ले लें। तो ये चीज तभी संभव है जब आप एक स्मार्ट स्टडी करने का काम करें। तो उसमें एक मेंटोर के रूप में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। इन विभिन्न क्षेत्रों में जहां संकट है, हम चूंकि 20-21 साल से पढ़ा रहे हैं पिछले, और खुद कंप्यूटर रहे, तो इस नाते इन चीजों को समझने में आपको बेहतर रूप से मैं मदद कर सकता हूं। इसके बाद आप देखते हैं सोर्सेस ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। एक टर्निंग पॉइंट आता है, मध्यकालीन इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है। हम लोग देखें, हमारे पास इतिहास क्या थे? पुराण थे और धार्मिक ग्रंथ थे, जैन और बौद्ध साहित्य थे। ये जो थे, ये इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए थे, इतिहास की विवेचना के दृष्टिकोण से लिखे गए हों। लेकिन अरबों के साथ एक चीज जुड़ी रही कि उनके यहाँ इतिहास लेखन की एक परंपरा रही। हालांकि हम लोग कल्लर की राज तरंगिणी देखते हैं, वो ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में एक उसकी रचना हुई है, लेकिन हमारे यहाँ और ऐसा कोई उसके पहले कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं मिलता। आप जानते हैं पुराणों में वंशावलियां मिलती हैं, तमाम चीजें मिलती हैं, लेकिन कई जगहों पर कंट्राडिक्शन है। और दूसरा, उस उद्देश्य से नहीं लिखा गया। हमारे यहाँ अलौकिक के बजाय पारलौकिक उद्देश्यों को ज्यादा महत्व दिया गया। ठीक है, और इस नाते क्या हुआ, धर्म ही सब कुछ था। आप जानते हैं पुरुषार्थ से जोड़ करके सब चीजों को देखा जाता था। इस नाते हम हिस्ट्रियोग्राफी पर उतना ध्यान नहीं दे पाए थे, और हमारे यहाँ लोग जरूरत भी नहीं समझे उसको। लेकिन एक परंपरा रही, कहाँ से? तो अरबिक और पर्शियन राइटर्स, अरबी और फारसी लेखकों ने एक परंपरा शुरू कर दिया था। और इस नाते आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिटेन एविडेंस हैं। तो इस सेक्शन में अगर हम लोग देखें, तो इसमें आर्कियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, क्वाइंस हुए, इंस्क्रिप्शंस हुए। जैसे अगर आप देखें तो कहते हैं अशोक के अभिलेख तो उनकी आत्मकथा थी। अशोक के बारे में अगर जानना है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? उनके अभिलेख हैं। ठीक है, उनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पुरातात्विक पहलुओं पर ज्यादा बल दिया गया। ठीक है, और इसके यहाँ से आगे आप बढ़ेंगे, फिर मॉडर्न तक आप देखेंगे कि इनमें आप रिटेन एविडेंस पाएंगे, लिखित इतिहास उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते होंगे, मिनहाज सिराज है, बरनी है, अफीफ है, इब्न बतूता है। उसके बाद अगर मुगल पीरियड में आ जाएं तो आप देखेंगे किनारे से बदायूं से लेकर के तमाम लोग मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ आप अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं कि कितना उन्होंने लिख रखा है। तो ये वाला जो पोर्शन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है स्रोत की दृष्टि से। बाकी इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें मिडवल जो यानी दिल्ली सल्तनत का पूर्व जो चैप्टर है, और उसके साथ साथ मुगल, इनको भी यहाँ पर डील किया गया है। अब आप ध्यान दीजिए इस चीज को, पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत कम आती है।
पॉलिटिकल हिस्ट्री, किस राजा ने किस लड़ाई में किसको पराजित किया, ये सारी चीजें बहुत कम पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा, अगर कोई लड़ाई हुई तो उसकी एविडेंस कहाँ से मिले। ठीक है, अब जैसे अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजय के बारे में सबसे बढ़िया विस्तृत विवरण और काफी कुछ आंखों देखा किसने दिया है, तो आप में से कई लोग जानते भी होंगे, अमीर खुसरो ने दिया है। अमीर खुसरो खुद शामिल थे, दौलताबाद तक खुद गए थे वहां। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने पांड्य राज तक की यात्रा की थी और उस सेना के साथ गए थे। ठीक है, जिसका नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था। तो इस तरह से जुड़ी हुई चीजें हमें ध्यान में रखना है कि इस जो इतिहास निर्माण में मुख्य रूप से स्रोत कौन से हैं, लिटरेरी एविडेंस है। लेकिन केवल लिटरेरी एविडेंस नहीं, पॉइंट्स भी मिलेंगे, इसके अलावा आप आर्किटेक्चर की तमाम चीजें मिलेंगी। और ऐसा भी नहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय यानी देशज साक्ष्य नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी लिखा हुआ है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम लोग देखें तो मिडिल पीरियड में ही आते हैं, धार के महाराज भोज के बारे में आप पढ़ेंगे, बहुत सारा ग्रंथ उन्होंने खुद लिखा। और आप जानते हैं कि उनके मृत्यु पर यहाँ तक कहा गया था कि निरावलंब हो गई सरस्वती। ठीक है, तो बहुत बड़े विद्वान थे। और आप जानते हैं धार में उन्होंने एक माँ सरस्वती का मंदिर भी बनवाया था, काफी विवाद रहा, अभी उसके डिसीजन भी आ गए हैं। चलिए, बहरहाल में हम लोग ये बात कर रहे थे, इस पीरियड में आप देखेंगे लिटरेरी सोर्सेस का बड़ा ही महत्व दिखाई देता है। और यहाँ से चैलेंज भी है, कई बार आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि मुश्किल हो जाता है ऑप्शन सेट करना। तो यहाँ पर हम लोग सतर्क होकर के इसको देखेंगे कि एग्जॉस्टिव लिस्ट भी मैं आपको दूंगा और कैसे इसको तैयार किया जाए, कैसे हम चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे इतिहास में आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें एक क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है कि इससे पहले ये चीज नहीं होगी या इसके बाद की ये चीज नहीं होगी। ये अगर आप समझ जाते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना बहुत इजी हो जाता है। और आप देखते होंगे क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन अच्छे आते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। अगर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं इतिहास को, तो हम ये देखते हैं कि एक क्रमबद्ध विकास की प्रक्रिया दिखाई देती है, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो चाहे इकोनॉमी का क्षेत्र हो। ठीक है, आप देखो, जैसे ध्यान दें, एकता सिस्टम आया, सल्तनत में एकता सिस्टम आया और उसी का बदला हुआ और एडवांस रूप क्या आ गया, आगे आप देखेंगे जागीरदारी सिस्टम आया। अब मनसबदारी जागीरदारी में डिफरेंस है, आप देखिएगा। ठीक है, तो मनसबदारी को सपोर्ट करने के लिए जागीरदारी लाना पड़ा और इक्तेदारी व्यवस्था को उजाड़ना था, खत्म करना था, क्योंकि उसमें तमाम तरह की खामियां थी, तो उसको हटाया गया, इक्तेदारी लाया गया। पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक सेटअप बनाया गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये भी हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि हमें भ्रम ना रहे। भ्रम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपका कंफ्यूजन हुआ तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या वहां हो जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने रिलेवेंट सेक्शन हैं, अब आप जानते हैं 30 डेज इतने बड़े टाइम तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, कि आपको उन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा हम थ्रस्ट दे सकें, वहाँ आपके उस पर जो अंधकार है, जो अज्ञानता रूपी, उस पर प्रकाश डाल सकें, जहाँ पर कंफ्यूजन ज्यादा है, जहाँ समस्याएं ज्यादा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्रोनोलॉजी भी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आप देखेंगे इकोनॉमी, बहुत सारे चेंजेज होते हैं। जैसे आप देखेंगे रेवेन्यू सिस्टम, सल्तनत का रेवेन्यू सिस्टम अलग है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे चेंजेज लाए, जानना चाहिए उसको। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे करेंसी सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश किया, या उसको कहते हैं मूर्खतापूर्ण प्रयोग था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब पूछ लेता कब चलाया उसने, ठीक है, किसके सिक्के बने हुए थे या अनुपात क्या था, इन तमाम चीजों से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड कल्चर। जो इतिहास के अध्ययन का एक बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि उस समय तत्कालीन समाज के बारे में हम जान सकें, यानी जो उस समय का समाज था कैसे सोचता था, सोसाइटी का सेटअप क्या था, उसकी संरचनाएं क्या थी। ठीक है, और साथ ही साथ समाज के एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ संबंध क्या था, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। और इस नाते आप देख रहे हैं सोसाइटी, और दूसरा कल्चरल साइड। कल्चर में आप जानते हैं नृत्य है, संगीत है, ठीक है, चित्रकला, तमाम ऐसी कलाएं हैं, तमाम ऐसी जो मानव के कहा जाए रचनात्मक पहलू को सूचित करती हैं, द्योतित करती हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कल्चरली भारत बहुत रिच है,
एंशिएंट पीरियड को ही आप देख लें, ठीक है, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी कला की धाराएं निकली। अजंता एलोरा के बारे में आप पढ़ते हैं, पेंटिंग की स्टाइल अलग अलग मिलेगी। आप देखेंगे मध्यकाल में आने के पश्चात जब तुर्की प्रभाव पड़ेगा तो आप देखेंगे वहां बदलाव देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जहां हम लोग देखते हैं तुर्की प्रभाव का एक और भी चीज प्रभाव पड़ता है कि जैसे हम लोग देखें पहले मानवीय विषयों का चित्रण ज्यादा होता था, यहाँ पर कहीं उससे हट करके चित्रण भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब यहां आप ध्यान दीजिए, स्रोत में कौन कौन से स्रोत हैं। एक तो वो स्रोत हैं जो भारतीयों ने जो ग्रंथ लिखे, अब देखेंगे यहाँ भी लिटरेरी सोर्सेज जो हैं वो डोमिनेट करेंगे फिर, ठीक है। तो जो भारतीयों के लेखन हैं, यूरोप के लेखक हैं, कई लोग ऐसे हैं जो भारत को बिना देखे, बिना यहाँ आकर के अध्ययन किए भी लिखा, जैसे कार्ल मार्क्स ने बहुत कुछ लिखा भारत विषयी, उनके अध्ययन भी अपने रहे हैं, उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद में अपना एक असेसमेंट किया और उसके हिसाब से उन्होंने राइटिंग की इंडिया पर। इसी तरह से आप देखेंगे मैक्स मुलर सबसे बड़े इंडोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने काफी कुछ लिखा। इसी तरह से आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं वो कैसे फॉर्म किए गए। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारे टेक्स्ट आपको मिलेंगे जो कि हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष महत्व भी रखते हैं, और साथ साथ में आप देखेंगे इसमें धाराएं देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं। इंडियन राइटर्स में एक जो प्रबल धारा यहाँ पर देखने को मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री में, वो दिखाई देगी, नेशनलिस्ट अप्रोच दिखाई देना शुरू होता है। और जाहिर सी बात है जो वेस्टर्न थे, जो हमारे कॉलोनियल उसमें आए थे लोग, उन्होंने अपना एक कॉलोनियल हिस्टोग्राफी किया जिसमें भारत को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने को बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कंट्राडिक्शंस देखने को मिलेंगे। तो इन तमाम पहलुओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं। जैसे आप देखिए, जब नई शिक्षा प्रणाली लाने की बात आती है, वहां से प्रश्न बन जाता है, जिसमें आप लोग देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में क्या आया कि भारतीयों को शिक्षा देने के लिए यहाँ ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए इंडियन रेवेन्यू से खर्च किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसको कैसे खर्च किया जाए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए या जो यहाँ की वर्नाक्यूलर लैंग्वेज या देशज भाषाएं थी उसमें शिक्षा दिया जाए, इसको लेकर के एक विवाद चला। और इस पर आप डिटेल आगे पढ़ेंगे कि कैसे एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट व्यू ग्रुप बन जाते हैं। यहाँ पर एंग्लिसिस्ट थे जो कहते थे कि अंग्रेजी भाषा में, यानी जो खास करके वो अपनी सुपरमेसी स्टेब्लिश करना चाह रहे थे कॉलोनियल रूल की, और दूसरा साइड आया जो भारत के प्रति थोड़ी संवेदना रखते थे या भारतीयों को बहुत हेय दृष्टि देखते थे, वो भी इसमें शामिल आपको मिल जाएंगे कि भारतीयों के बस की बात नहीं है कि वो अंग्रेजी पढ़ सकें, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक 2 गुट दिखाई देते हैं, उनमें कौन है, किस तरह से अप्रोच लेते हैं, ये तमाम चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडियन हिस्ट्री राइटिंग का अप्रोच है, इसमें भी आप देखेंगे कि फिर इसी में आगे बात में हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ हिस्टोग्राफी। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक जो आपका औपनिवेशिक इतिहास लेखन था, दूसरा कौन सा आया जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी थी, और तीसरा एक धारा आती है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि वो निम्न वर्ग की इतिहास लेखन की, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का अप्रोच है, सबअल्टर्न हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। तो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर तो केवल सोर्सेज के रूप में बात करेंगे, यहाँ पर इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। अगला है राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप जानते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जानते हैं पूरे फ्रीडम मूवमेंट को हम लोग 2 भाग में बांट करके जब देखते हैं, एक तो 1857 तक का क्षेत्र, जो वहां तक का जो पीरियड है, उसमें आप देखेंगे जनजाति और किसान आंदोलन भी चले, जनजातियों ने विद्रोह किया, उग्र विद्रोह किया। कारण क्या है, परिणाम क्या निकला, कौन उनके नेतृत्व करता थे, ठीक है। तो इन पहलुओं पर आप देखेंगे प्रश्न यूजीसी खूब पूछती है। इसी तरह से कृषक विद्रोह के कारण क्या रहे, इसी में आप पढ़ते हैं कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया, एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम चेंजेज आए, जुडिशियल सिस्टम सेटअप किया नए तरीके का। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक नए प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें एक नौकरशाही प्रणाली का विकास होता है, उसका भी अध्ययन करते हैं। और रिटन टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, इसमें कोडिफिकेशन होगा जिसको आप चार्टर एक्ट से लेकर के पढ़ना शुरू करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1947 के इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट तक
हम लोग इसका ब्रीफ एक आइडिया लेंगे इसमें, और ये देखेंगे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वहां से जो प्रश्न आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें है नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे थे। अब हम सभी जानते हैं 1857, ठीक। तो इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो क्रोनोलॉजी, दूसरा प्रश्न बनता है कौन कहां पर लीड करता है, और तीसरे प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि इस क्रांति के बारे में कहां से किस प्रकार की सूचनाएं हमें मिलती हैं और कौन सा अप्रोच लिया गया है। अब जैसे देखेंगे जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि ये असभ्य बर्बर लोगों ने सभ्य समाज के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा कर दिया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उन जाहिलों को, जो पुरातन तरीके से जीवित रहने वाले लोग हैं, उनको मॉडर्न बनाया जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज था, यानी मिडिवल जो थिंकिंग मेंटालिटी के लोग हैं और मॉडर्न है, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, और ये बार्बरिक एक्ट था एक तरीके से। मतलब इस तरह की चीजें करने की बात करेंगे। कुछ इतिहासकार जो मार्क्सवादी हैं वो वर्ग संघर्ष की बात करेंगे, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफर हैं वो क्या बात करेंगे, जैसे वी.डी. सावरकर ने, ठीक है, क्या कहा, उन्होंने साफ कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो इस तरह से किसने क्या विचार रखे, इन पहलुओं का भी इसमें हम लोग करेंगे। और जो इसका अगला खंड होगा 1857 के बाद में आप देखेंगे तमाम रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। 1857 में हमने पशु बल का प्रयोग किया, हम बहुत बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे समाज का उत्थान ही उस रूप में नहीं हो पाया था इस समय कि एक मॉडर्न वॉरफेयर में हम ट्रेंड हो सकें, मॉडर्न स्टेट का स्ट्रक्चर समझ पाएं। जो कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश किया था इंग्लैंड ने, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या थी, तो आप पाएंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ताकत थी, मॉडर्न एजुकेशन का ताकत था उसके पास, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था। आप खुद देखिए कि इंग्लैंड में कहां पर इंडिया ऑफिस में बैठ करके भारत का राज्य चलाया जा रहा था, आज संभव है। दिल्ली से अभी आप देखते हुए नॉर्थ ईस्ट को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि इतने सारे कम्युनिकेशन के साधन है। और वो लोग कहां से हैंडल कर रहे थे इंडिया को, इंडिया ऑफिस लंदन, वहां से बैठ करके भारत का शासन संचालित कर ले रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कितना स्मार्ट सिस्टम रहा होगा, कितना वेल ऑर्गेनाइज इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया होगा, जिसमें ऑर्डर का और रिपोर्ट देने का सिस्टम कितना एडवांस रहा होगा। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फिर हम लोग धीरे 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 मॉडर्न तरीके के, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन की ओर चले, और भारत एक स्टेट बनने लगा धीरे धीरे, नेशन। तो इंडिया धीरे धीरे एक नेशन के रूप में कन्वर्ट होने लगा, और कहा जाता है किसी नेशन को लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। ठीक है, कहते हैं एक परिपक्व राष्ट्र कभी किसी की पराधीनता में नहीं रह सकता। जैसा कि आप अगर हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा मिलता है ये कि अमेरिका के 13 उपनिवेश जैसे मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, तो उन्होंने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी। किससे? अपने जो मातृ देश था इंग्लैंड। वैसे ही भारत में भी अब प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि ना, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे। और इसी प्रक्रिया में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसमें बहुत सारी भूमिकाएं आपको देखने मिलेंगी, जिसमें आप देखेंगे न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा रोल था उस समय, साहित्य का बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा आप देखेंगे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक तंत्र बनाया उसकी कुछ खामियां उजागर होने लगी, और वो लगा ये हमारे लिए नहीं है। किसके लिए? कॉलोनियल रूलर्स के लिए। जितने भी नियम कानून बन रहे थे, अब जैसे आप देखें रॉलेट एक्ट की क्या प्रासंगिकता थी, या डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 क्या प्रासंगिकता थी? किसके लिए थी? उनके लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। हमारे लिए सप्रेसिव ऑपरेसिव एक्ट था। और आप जानते हैं इसको जो साइमन कमीशन के ये जो रॉलेट एक्ट आया, इसके विरुद्ध आंदोलन चला, और उसकी चरम परिणति क्या हुई हम सभी को पता, जलियांवाला बाग कांड के रूप में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि बड़े परिवर्तन होना आरंभ हुए। लेकिन हम आप सभी जानते हैं नेतृत्व की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो छोटे छोटे नेतृत्व का उदय होने लगा, संगठन बनाया उन्होंने, आधुनिक तौर तरीके से आंदोलन चलाना आरंभ किया, जिसमें हम आप देखेंगे कि किस तरह से इंडिया लीग से लेकर के और
फिर कांग्रेस की स्थापना और बाद में कांग्रेस कैसे इवॉल्व होते होते एक राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े मंच के रूप में स्थापित हो जाती है। और पहले फेज को जैसे हम मॉडरेट फेज देखते हैं, बीच में आप देखेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आना शुरू होगा तिलक वगैरह के, लाल बाल पाल के नेतृत्व में। और आप देखें ये हिस्ट्री मेकिंग के प्रोसेस में इनकी भी बड़ी प्रासंगिकता है। एक दौर आता है ऐसा राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में, और फिर आगे देखेंगे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक बड़ा दौर तब से शुरू होता है जब एक महानायक के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी का उदय होता है। और उन्होंने अपने जीवन चरित्र, हालांकि कंट्रोवर्शियल है, हम सभी जानते हैं बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्सी में आती है, लेकिन उसे छोड़ देना है। यूजीसी कंट्रोवर्सी में नहीं ले जा रही है आपको। वो जो आप पब्लिक डिस्कोर्स में या आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया के चैनल पर जो बातें हैं उसको बहुत माइंड नहीं रखना है। हमें ये देखना है कि उस महापुरुष की प्रासंगिकता क्या रही है। ठीक है, तो हम गांधीयन फेज में आएंगे, लेकिन गांधी की डिटेल हम देखेंगे। ठीक, मैं जल्दी एक वीडियो भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा उसको, गांधी पर डिटेल हमारा उस पर है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कांग्रेस के इतर भी हैं, लेकिन वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उनको हम देखेंगे, किसान आंदोलन है, तमाम आप देखेंगे सामाजिक संगठन है, समाज सुधार आंदोलन है। हाँ, इसमें हम लोग बातचीत के क्रम में एक टॉपिक हम तो ध्यान नहीं दे पाए, अभी छूट रहा था वो, क्योंकि इसलिए बहुत बड़ा है। समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन की प्रक्रिया जो शुरू हुई 19वीं सेंचुरी में, वो अभी तक साथ साथ चल रही है। और आप देखेंगे भारत का जो संविधान बना उसमें तमाम सुधारों को कल्मिनेट करके एक साथ ले आया गया। ठीक है, तो बड़ा महत्व रहा है इन चीजों का। अगला चीज आप देखेंगे, जैसे जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो दायरा है वो बड़ा होगा, उसमें स्ट्रेंथ आएगी, वैसे वैसे हमें बड़े बड़े सुधार भी सरकार से मिलेंगे। 1909, 1919, 1935 के अधिनियम, और अंततः हमें 1947 का अधिनियम मिला। इसके पीछे आप देखेंगे संघर्षों की कहानी मिलेगी आपको। तो इनको लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बेहतर तरीके से इसका अध्ययन कर पाएंगे। फिर फाइनली हम लोग देखते हैं तमाम महापुरुषों के प्रयासों से इसी में क्रांतिकारियों का वर्ग भी चला, जो गांधीवादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि पौरुष से ही इनको भगाया जा सकता है। आप देखेंगे एक फेज पहले चलता है जो बंगाल के क्रांतिकारियों से शुरू हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि अरविंद घोष, उनके भाई बरिंद्र नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त के भाई नरेंद्र नाथ घोष, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक प्रक्रिया शुरू होती है। नरेंद्र नाथ दत्त के भाई साहब जो थे भूपेंद्र नाथ दत्त, तो ये क्रांतिकारियों की एक युगांतर समिति और तमाम ऐसे संगठन आपको देखने को मिलेंगे कि उन्होंने अपने पौरुष से, अपने दमखम से, यानी फिलॉसफी ऑफ बम, जिसको भगवती चरण बोहरा कहा करके वो करते हैं कि समराइज करते हैं कि फिलॉसफी ऑफ बम हमारी है। हमारी फिलॉसफी क्या? फिलॉसफी ऑफ बम है। ठीक है, बाद में भगत सिंह ने यही बात कही थी जब उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में बम फेंका था, तो उन्होंने कहा था ये बम उन्हें किसी की हत्या करने के लिए नहीं बल्कि बाहरों के कान खोलने के लिए फोड़ा था। ठीक है, तो हम देखेंगे क्रांतिकारियों की धारा एक देखने को मिलेगी पैरेलल, जो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ एक तरफ हम देखेंगे अहिंसक आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, जैसे फिलॉसफी ऑफ बम के बारे में भी हम सुनेंगे जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कल्मिनेट करता है ये मूवमेंट जाकर के 1947 के क्रांति स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई हमें उसके रूप में, और ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसके आगे भी जाना होता, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात के जो तमाम चेंजेज हुए, परिवर्तन हुए, जिसमें संविधान निर्माण आप जानते बड़ी महत्वपूर्ण परिघटना है, और शायद सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी स्वतंत्र भारत की रही, सबसे बड़ी क्रांति रही। क्या क्या नहीं बदल दिया? अनटचेबिलिटी, जिसको हम वर्षों के सदियों से ढो रहे थे, उसको अनुच्छेद 17 में लिख दिया गया, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। और अस्पृश्यता का कोई भी व्यवहार जो है कानून के अनुसार दंडनीय होगा, खत्म। हालांकि व्यवहार में आप देखिए बहुत कुछ तो नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन आप देखिए वैधानिक रूप से अस्पृश्यता का अंत हो गया। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन है, राजे महाराजाओं का राज खत्म हो गया। आप देखिए 562 रियासतें, किस तरह से इंटीग्रेशन हुआ देश का, छोटी मोटी बात नहीं थी। कैसे हुआ, क्या क्रम रहा उनका, क्या उपाय किए गए, कौन कौन से मूवमेंट चले, उसको जो हमारे देसी राजाओं की जनता थी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया इसके लिए, उन्होंने अपने संगठन बनाए। इन सब को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फाइनली जो बहुत ही चैलेंजिंग लास्ट टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, तो हिस्टोरिकल मेथड
ठीक। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी, इसमें आप देखेंगे तौर तरीके हमारे पास क्या हैं। इतिहास लेखन के लिए हम कैसे स्रोतों को एकत्रित करते हैं, कैसे उनका अन्वेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, कैसे इतिहास लिखते हैं। अब आप जानते हैं कि कोई भी इतिहास लेखन होगा विचारधारा से मुक्त नहीं होगा, जैसा कि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। एक कॉलोनियल हिस्टोग्राफी हो गई, एक नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी हो गई, और एक मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी हो गई। मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी हमेशा तलाशती है वर्ग संघर्ष। वो कहती है कि हमेशा एक वर्ग दूसरे वर्ग का क्या होता है, प्रतिद्वंदी होता है, और आपस में लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, और यही संघर्ष जो है यही इस इतिहास का यथार्थ है। ये संघर्ष खत्म हो जाए, कब खत्म होगा? जिस दिन ये संघर्ष खत्म हुआ उस दिन इतिहास खत्म हो जाएगा। द एंड ऑफ हिस्ट्री बुक भी आ चुकी है, जानते होंगे शायद आप। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तमाम विचारधाराएं जो इतिहास लेखन के संदर्भ में हैं। ठीक है, और कैसे हम इतिहास के संबंध में अनुसंधान करते हैं, इन सब पहलुओं को पढ़ेंगे। जो हमारे इन जनरल जो प्राप्त पुस्तकें हैं उनमें समस्या है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे। इसमें भी हमारी भूमिका ज़्यादा होने जा रही है। ठीक है, ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए और सफलता की ओर आप बढ़ सकें अच्छे से। तो ये एक संक्षिप्त एनालिसिस रहा, बाकी सिलेबस आप सभी के पास है, उसे देखेंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास कल से लेंगे, और जहाँ पर हम व्यवस्थित रूप से आपका सिलेबस कवर कराएंगे। फास्ट होगा, भूमिकाएं शेयर्ड होंगी, यानी जो रोल होगा शेयर्ड होगा। जो ज़्यादा टफ एरिया है लेकिन इम्पॉर्टेंट है उसको मैं टेकअप करूँगा, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, अपनी भूमिका ज़्यादा बताऊँगा। और उसके अलावा जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप पे डाली जा सकती हैं, जिसको आपको लेकर पहले पढ़ भी चुके होंगे, वो जिम्मेदारी आपको डालते हुए मैं आगे बढ़ूँगा, ताकि दोनों मिल करके, हम और आप मिल करके तेज़ी से 1 महीने में ये इतना बड़ा जो विशाल आपके सामने आप देख रहे हैं 3 खंडों वाला स्रोत है, ये पूरा किया जा सके। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जुड़ेंगे अच्छे से, और साथ साथ मिल करके हम काम करेंगे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और ये सब प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? यूजीसी हिस्ट्री हब जो हमारे चैनल का नाम है, उसको आप यूट्यूब पर जा करके पहले आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, और मित्रों में शेयर करेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।